आज हम अपनी जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं उनको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा स्टेटमेंट बेस्ड। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वाइडर देन द हाई कोर्ट। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है रिट जुडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है वो वाइडर है देन द हाई कोर्ट। तो आपको बताना है ऑप्शन ऑप्शन जो फर्स्ट है वो कह रहा है करेक्ट है, सेकंड कह रहा है इनकरेक्ट है, थर्ड कह रहा है कि ओनली सम कंडीशंस बोथ हैव द सेम जुडिक्शन। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट था उसमें इन्होंने बता दिया कि भाई जो हमारा ये स्टेटमेंट दी हुई है वो करेक्ट है, सेकंड में कह दिया इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी रिट जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो डिफाइन है आर्टिकल 32 के अंदर, और जो हमारी रिट जुडिक्शन है हाई कोर्ट की वो डिफाइन है 226 के अंदर। तो यहाँ पे हम ओनली जब हमारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं तब हम रिट फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अन्य कोई भी लीगल राइट्स अगर हमारा इन्फ्रिंज होता है तो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो रिट जुडिक्शन है हाई कोर्ट की वो वाइडर देन द रिट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सो देयरफॉर दिस गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड इनकरेक्ट। सो आवर राइट आंसर इज इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कह रहा है द टर्म जस्टिस in article 38 of the Indian Constitution is used to indicate। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आर्टिकल 38 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वहाँ पे एक वर्ड यानी कि एक टर्म लिखी हुई है जस्टिस। ठीक है, यानी कि जो लिखा हुआ है भाई जस्टिस वो हमें बताना है कि वो किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट करने के लिए यूज किया गया है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस को वो इंडिकेट करता है। सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस को इंडिकेट करता है। थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को डिनोट करता है या इंडिकेट करता है, या फिर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस तीनों को ही यहाँ पे जो है इंडिकेट करता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 का मतलब है यहाँ पे हमारा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, वहाँ पे स्पेसिफिक लाइन लिखी हुई है वो सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है इसके अंदर। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनी लॉ made by the state which takes away or abridges the right conferred by part 3 shall be। ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर कोई भी लॉ जो कि स्टेट के द्वारा बनाया गया है अगर वो अब्रिज करता है या टेक अवे कर लेता है हमारे राइट्स को, यानी कि जो हमारे पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उनको, तो जो ये ऐसे केसेस के अंदर वो लॉ कैसा होगा, वॉइडेबल होगा, वॉइड होगा, या फिर ऑल ऑफ द अप होगा या नन ऑफ द अप होगा। तो यहाँ पे इसने वॉइडेबल टू द एक्सटेंट ऑफ कॉन्ट्रावेंशन, यानी कि जितना वो कॉन्ट्रावेंट कर रहा है हमें उस एक्सटेंट तक उसको हम वॉइडेबल डिक्लेयर करेंगे, या फिर उस एक्सटेंट तक उसको हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा वॉइड, यानी कि स्टेट के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून जिसके अंदर हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया गया है, तो उसके अंदर जितना भी पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स को
इन्फ्रिंज करता है, हम उस पार्ट को क्या डिक्लेयर कर देंगे भाई, वॉइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये कह रहा है वो कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो हमें राइट देता है अपनी मर्जी के पर्सन से शादी करने की। तो यहाँ पे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 29। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो राइट टू लाइफ जो है इसके अंदर इंक्लूड होता है ये। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में यहाँ पे रिटर्न में मेंशन नहीं है, बट कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस या फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट हैं जहाँ पे डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आर्टिकल 21 के एम्बिट के अंदर आती हैं। सो कोई भी आदमी अपनी मर्जी से अपनी चॉइस से शादी कर सकता है, ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 21। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज़। यहाँ पे कुछ ड्यूटी मेंशन है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जो है वो ड्यूटी नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू कीप सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, टू डिफेंड द नेशन, टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे टू कीप सेफ गार्ड पब्लिक पॉलिसी ये भी हमारी एक ड्यूटी है। टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस भी ये भी हमारी एक ड्यूटी है। टू डिफेंड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस हमारी ड्यूटी नहीं है। ठीक है, ये कहीं मेंशन नहीं है। टू डिफेंड द नेशन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। तो हमारा राइट आंसर है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे कहा गया है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट्स। सेकंड कहा गया इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। थर्ड है नो सच राइट इज़ इन एग्जिस्टेंस। और फोर्थ कह रखा है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब वो नहीं है। अब उसको रिमूव करके एक लीगल राइट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की हेडिंग में डाल दिया गया है उसको। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमेटीज देयरफॉर इंक्लूड। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए, उसके मेंबर्स के लिए और कमेटीज़ के लिए, उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, कि इनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है किस चीज़ की, कि वो फ्रीडम में बोल सकते हैं। इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट, रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड, एनी वोट गिवन बाय ए मेंबर पार्लियामेंट एंड कमेटी, यानी कि उसको हर एक लाइबिलिटी से वो किसी भी कोर्ट में उसके वोट देने या फिर उसने जो कुछ कहा पार्लियामेंट में उसके रिगार्डिंग में कोई भी प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। थर्ड बात कर रहा है इम्यूनिटी फ्रॉम लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन बाय एंड अंडर द अथॉरिटी ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफ एनी रिपोर्ट पेपर वोट और प्रोसीडिंग, कि वो पब्लिश कर सकता है कोई भी हाउस की किसी भी प्रोसीडिंग्स को या फिर पेपर को या फिर वोट को। तो यहाँ पे जो हमारे पास राइट आंसर होगा, ये सारे ही जो राइट्स हैं, ये सारी ही प्रिविलेजेस जो हैं वो दी गई हैं हमारे पार्लियामेंट्री मेंबर्स को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया such portion of the state law as are repugnant to the central law in concurrent sphere become invalid. The test of repugnancy was summarized in। यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्टिकल 254 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर स्टेट लॉ अगर
है और वो सेंट्रल लॉ पहले से ही उस टॉपिक के ऊपर एग्जिस्ट करता है, अगर वहाँ पे कोई रिपुग्नेंट है तो वो जो है इनवैलिड बन जाएगा। यहाँ पे रिप्रेगनेंसी जो है वो कौन से केस में बताई गई थी, रिप्रेगनेंसी के बारे में। रिप्रेगनेंसी जो है कि भाई अगर दो लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं स्टेट का और सेंटर का किसी भी कॉन्करेंट टॉपिक के ऊपर, तो वहाँ पे जो है स्टेट यानी कि जितना पोर्शन हमारा कॉन्ट्राडिक्ट करता है उसको हम रिपग्नेंट कर सकते हैं। तो ऐसा कहा गया था करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1979 के अंदर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ऐसा आर्टिकल कौन सा है जहाँ पे शेड्यूल सॉरी आपको यहाँ पे शेड्यूल बताना है कि किस शेड्यूल के तहत ऐसा कहा गया है कि कोई भी ट्राइबल लैंड है अगर वो किसी प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो वो नल और वॉइड होगा। तो ऐसा हमारा लिखा गया है 5th शेड्यूल में। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5th शेड्यूल। अब क्वेश्चन नंबर 10th की बात आती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज ओरिजिनल जुडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट्स ऑफ द फॉलोइंग नेचर। यहाँ पे पूछा गया है किस टाइप के डिस्प्यूट के लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुडिक्शन को एक्सरसाइज करता है। तो बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट हमारे गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बिटवीन में है तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करेगा अपनी ओरिजिनल जुडिक्शन। सेकंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट और स्टेट्स, यानी कि एक से ज़्यादा स्टेट भी हो सकते हैं या फिर दो स्टेट के बीच में अगर कोई दिक्कत है, कोई भी डिस्प्यूट है तो वहाँ पे भी ओरिजिनल जुडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज करता है। तो इस प्रकार से हमें जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं। तो बाय बाय।